सभी का सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की पहला कदम के सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में। जी हां, आज हम इस मुहिम का समापन कर रहे हैं। आपको आर्थिक आजादी मिल सके, इस मकसद के साथ सीएनबीसी आवाज ने 15 अगस्त 2015 को इस पहल की शुरुआत की थी। हमने अपनी भाषा में आपको निवेश, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और बचत के बारे में काफी सरलता और सादे ढंग में समझाया। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में वित्तीय साक्षरता की इस सबसे बड़ी मुहिम को देश के दिग्गजों ने पहचाना, हमें समर्थन दिया और साथ ही हमने इस मुहिम को देश के कोने कोने तक हम इसे ले गए और वहां पर लोगों की तरफ से भी हमें खूब योगदान भी मिला है। तो आज क्योंकि हम पहला कदम के सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं, तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं हमारे इस सफर से। हिंदुस्तान हर दिन तरक्की की नई उड़ान भर रहा है और इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं करोड़ों लोगों में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही सीएनबीसी आवाज ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव पहला कदम। सीजन 1 की शानदार कामयाबी के बाद अपने सीजन 2 में पहला कदम ने कामयाबी के नए आसमान छुए। सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया और ऑन ग्राउंड इवेंट्स के जरिए हम पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। देश के 7 बड़े शहरों में सफल ग्राउंड इवेंट्स का आयोजन। अलग अलग शहरों में अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों को हमने सिखाई निवेश की भाषा। कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, यंग सैलरीड एम्प्लॉइज में हमने खोजे नए इन्वेस्टर्स और यहां तक कि टैक्सी यूनियन और डब्बा वालों के बीच जाकर उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जागरूकता बढ़ाई। पहला कदम सीजन 2 की उड़ान दूसरे देशों तक भी पहुंची और वहां से लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी क्वेरीज भी भेजी। इस सफर के दौरान हमने अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक खास ग्राउंड इवेंट कर उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पहला कदम के एक्सपर्ट्स ने लोगों को न सिर्फ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स बताए, बल्कि डिजिटल बैंकिंग, डीमोनेटाइजेशन और बचत से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए, ताकि इन्वेस्टर्स बने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और ले भाग देश की तरक्की में बढ़ चढ़कर। सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 2 ग्रैंड फिनाले। तो आपने देखा सीएनबीसी आवाज ने इन 2 सालों में निवेश की भाषा को कितनी आसानी से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हर तबके को हमने समझाया, उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस का महत्व क्या है उनकी जिंदगी में। लेकिन अब वक्त आ गया है एक ऐसे शख्स को बुलाने का जिन्होंने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, इनफैक्ट इसे यहां तक पहुंचाने में सबसे अहम योगदान दिया है। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी को। शुक्रिया कविता, और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और हमारे सारे दर्शक जो अपने टीवी सेट पर हमें देख रहे हैं, उन सबका स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप अपने कीमती समय में से वक्त निकालते हैं, हमारे कार्यक्रम देखते हैं, चैनल को देखते हैं। सीएनबीसी आवाज चैनल अपने आप में जब हमने शुरू किया था तो इस चैनल का उद्देश्य ही था कि जो विषय बहुत गंभीर समझे जाते हैं, मुश्किल समझे जाते हैं, खास तौर पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या इससे जुड़ी और चीजों में, क्योंकि हमारा कोर्स स्टॉक मार्केट है और शेयर बाजार कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनकी वजह से भारत में शेयर बाजार को एक बहुत खराब नाम दिया गया, उसको बहुत बदनाम किया गया। पुरानी फिल्मों को देखिए तो आपको दिखता है, और आमतौर पर शेयर बाजार को लोग सट्टा नाम से जानते थे। हमने पिछले 12 सालों में, अब 13वें साल में चल रहा है हमारा चैनल, हमने कोशिश की है और काफी कामयाब कोशिश की है हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का समर्थन हमें मिलता है उससे पता चलता है कि लोग इस कोशिश से काफी खुश हैं। ये भ्रम तोड़ने की, इस मिथ को तोड़ने की कि शेयर बाजार कोई जुए का अड्डा है या यहाँ आप एक बार पैसा लगाएंगे नुकसान उठाएंगे, या आप यहाँ रात भर में लखपति बनने का सपना लेकर आ सकते हैं और बाद में जब सपना टूट गया तो जिंदगी भर के लिए बाजार से दूर हो जाते हैं। बाजार का जो सिद्धांत है उस पे आने से पहले हमारे समाज में पैसे को लेके हम कैसे सोचते हैं इस पे आना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक रूप से हम लोग अपरिग्रह के अनुयायी रहे हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि पैसा कमाना, पैसा बचाना ये कोई अच्छी चीजें नहीं है।
सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 1991 में आर्थिक सुधार आने के बाद से भारत में आम आदमी में, मध्यम वर्ग में ये भावना आई है कि पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना अच्छी बात है। जो इस दौर के इतिहास के सबसे अच्छे लेखक हैं और भारत के नामी गिरामी मैनेजर्स में से एक, जो दुनिया में सबसे बड़ा नाम उन्होंने किया अपना, गुरचरण दास, उन्होंने अपनी किताब में इसे कहा है बनियाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। एक वक्त था कि बनिया, तुम तो बनिया की तरह बात करते हो, यूं कह के उन लोगों को आप एक तरह से अपमानित करते थे जो इस समाज की कमर्शियल एक्टिविटी चलाते हैं। आपके समाज में बनिया के बिना आप इस समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद बनिया होना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। अब आप समझिए 1991 के बाद से भारत की तरक्की में जो बूस्ट आया, अचानक जो हम लोग 3%, 2.5% हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, वहां से हम 7% तक पहुंच गए हैं। 10% का सपना देख रहे हैं। लगभग 10 साल हो गया हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ का सपना देख रहे हैं। जो ग्रोथ रेट हमारा है इस देश की तरक्की का, वो भी दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ रेट है। ये इसीलिए हासिल हुआ है कि भारत में इंडिविजुअल एंटरप्राइज ने, लोगों ने अपना अपना व्यापार व्यवसाय करके अपनी तरक्की की है और दूसरों को अपनी तरक्की में हिस्सेदार बनाया है। और शेयर बाजार का सबसे बड़ा योगदान भारत में यह है कि उसने ऐसे लोगों को एक रास्ता दिया है, एनेबल किया है कि मैं चाहूं तो अपना बिजनेस खड़ा करूं, जिसके लिए दूसरे लोग मेरे साथ आ सकते हैं, और मैं खुद कुछ नहीं करना चाहता हूं तो मैं अच्छे उद्यमियों के उद्यम में पैसा लगाऊं और उनके साथ उनकी समृद्धि में हिस्सेदार बनूं। हम दरअसल कहते हैं कि आप उनकी समृद्धि में या अपनी समृद्धि में नहीं, आप इस देश की तरक्की में अपना हिस्सा लें, आप इस देश की तरक्की में हिस्सेदार बने। और इसका एक और उदाहरण, जब बच्चे हमारे मध्यम वर्गीय घरों में बच्चा पढ़ाई लिखाई की उम्र में आता है तो बिल्कुल रूटीन है हर घर में कि भाई पढ़ लो, पढ़ लिख के किसी नौकरी के काबिल बन जाओ। इससे आगे हम लोग सोचते नहीं हैं। कोई अपने बच्चे को अपने घर के फाइनेंस की जानकारी भी देना ठीक नहीं समझता है। अगर आप अपने बच्चे को अपने घर का बजट ही सौंप दें और वो उसमें कुछ बचाना, कुछ कमाना, कुछ बढ़ाना सीख जाएगा, तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये कहने की कि बेटा बड़े होकर कहां नौकरी मिलेगी। हो सकता है वो बड़ा होने से पहले आपके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दे जो आपने कभी सपने में न सोचा हो। तो शायद हमको वहां से शुरुआत करनी चाहिए। हमने पिछले जो 2 सीजन किए हैं पहला कदम के, बहुत सफल रहे हैं और तरह तरह के सवाल जवाब, तरह तरह के विषय, जहां से शुरू होता है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलें, ये बात भी होती है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, ये भी होता है, फिर शेयर बाजार की एडवांस बातें भी होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सफल तब हों कि आज एक, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, आप में से किसी के पिताजी हैं जो अब रिटायर हो गए हैं और अपनी तीसरी पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं। वो पूछते हैं भाई उनका बैंक अकाउंट नंबर दे दो, उसमें कुछ पैसा डाल दो। वो ये कर सकते हैं कि अपने नाती पोतों के नाम एक एक ज्वाइंट अकाउंट डीमैट का खोल लें, उन सबके नाम पर कोई एक एक शेयर की इक्विटी एसआईपी कर दें या म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर दें। 2-4 साल, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है तो वो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, आपके नाती पोतों के हाथ में नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो बच्चे उसको देखकर जो सीखेंगे, 5 साल बाद जो एप्रिसिएशन उन्हें दिखेगा, उससे उनके अंदर जो भाव पैदा होगा, बचपन में आप उनको निवेश की आदत डाल देंगे तो उसके बाद ताजिंदगी वो इससे दूर नहीं होने वाले हैं। और खास मैं उन लोगों को, जो लोग बाजार में नए आ रहे हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इस बाजार में रातों रात कुछ बनता नहीं है। मैं बहुत सालों से, अब लगभग 30 साल से ऊपर से इस बाजार को देख रहा हूं। मैंने एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा है जिसने धैर्य रखकर इस बाजार में पैसा लगाया हो और उसको नुकसान हुआ हो, भले ही उसने कितने भी गलत फैसले किए हों। अगर आप 100 शेयरों में पैसा लगाते हैं और उनमें से 90 शेयर खराब हो जाएं और सिर्फ 10 अच्छे इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएंगे, तब भी आप इतना कमाएंगे कि आप वो 90 इन्वेस्टमेंट भूल जाएंगे। आपके बैड इन्वेस्टमेंट आपको याद नहीं रहेंगे 10 साल के बाद या 20 साल के बाद। लेकिन आपको बहुत लंबा सोचना होगा। हमारे एक तरह से गुरु हैं रमेश धमानी जी, बाजार में वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत बड़े नाम हैं।
उनका कहना है कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर मत खरीदिए, आप एक बड़े बिजनेस में एक हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके बाद रोज सुबह उठ के उसका भाव मत देखा करिए। आप देखिए कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है। आप समझिए आप अपनी दुकान चला रहे हैं तो क्या रोज बाजार में जाके ब्रोकर से पूछते हैं मेरी दुकान कितने की बिकेगी? जब वो नहीं करते हैं तो शेयर बाजार में आप ये क्यों करने लगते हैं? ट्रेडिंग भी एक चीज है, लेकिन ट्रेडिंग कुछ खास लोगों के लिए, कुछ बहुत हुनरमंद लोगों के लिए है। जैसे हम स्पीड रेसिंग, फार्मूला 1 रेसिंग हर आदमी नहीं कर सकता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हर आदमी का काम नहीं है। तो हमको वो काम सिखाना जो बहुत ज्यादा लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम रिस्क है, कुछ डूबने की आशंका नहीं है। और उसका उदाहरण आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1979 में अनिल जी 100 के बेस पे शुरू हुआ था, आज 30,000 के आसपास है। 300 गुना आपका पैसा हो गया, और ये बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें डूबने की कोई आशंका नहीं थी। और ये 300 गुने का हो सकता है कि किसी दिन 280 गुना रह जाए, किसी दिन 270 गुना रह जाए, लेकिन अब ये 150 गुना कभी नहीं होगा। आने वाले भविष्य में कभी 150 गुना नहीं होगा। अब यहां से ये 400 गुना, 500 गुना, 1000 गुना इस रास्ते पे बढ़ेगा। तो ये हमारा मूल संदेश है इस कार्यक्रम के पीछे। हमने 2 सीजन किए हैं बहुत सक्सेसफुल। ये एक तरह से हमारे लिए कोई कार्यक्रम, कोई सीरीज नहीं है, ये एक मिशन है इस चैनल का, और इस चैनल में जुड़े हम लोगों के जीवन का भी। ये कोई अगर हम इस चैनल में नहीं रहेंगे कल ये बात बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये हम लोग एक तरह से अब अपने लक्ष्य की तरह इसे देखते हैं। और आपके सामने अभी जो विशेषज्ञ लोग आने वाले हैं, नीलेश भाई हैं, नवनीत जी हैं, और इनके साथ जब हम बात करते हैं तो हमें और हमारा ये विश्वास और दृढ़ होता है, मजबूत होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। जब हम बाहर जाते हैं, जब हमें इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई आपका चैनल देखा और बहुत इससे हमें बहुत फायदा होता है, ये जो संतोष हमें मिलता है वो उस पैसे से बहुत ज्यादा है जो हम बाजार में लंबे समय पे इन्वेस्ट करके भी कमाते हैं। और ट्रेडिंग में पैसा डुबाने वाले लोगों को मैं फिर सलाह दूंगा कि उस काम में मत लगिए जिस काम में कुछ मिलना नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन वो बहुत छोटा पैसा। आप समझिए कि आजकल गो कार्टिंग करने जाते हैं तो महीने की कमाई का कितना हिस्सा उसमें लगाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। उस तरह से आप ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट के तौर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको आप फुल टाइम पैशन के तौर पे मत जाइए। घर का पैसा, उधार लिया हुआ पैसा लेके कभी भी मत जाइए, धोखे से भी मत जाइए, क्योंकि हो सकता है एक दिन कमा के आ जाएं, हौसला बढ़ जाए, कल और ऊंची जगह से छलांग लगा दें और हाथ पैर टूट जाए। तो ये नहीं करना चाहिए। और अब मैं इससे आगे वक्त नहीं लूंगा क्योंकि काम की बातें होनी हैं जो आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद। शुक्रिया आलोक जी। तो जैसा कि आलोक जी ने भी कहा, पहला कदम का मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि आपकी कमाई कैसे आपको कमा कर दे, आपका पैसा कैसे आपको कमा कर दे। न सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलना, बल्कि आप आर्थिक तौर पर कैसे अपने सपनों की जिंदगी वाकई में जी सकते हैं, और ये हो सकता है एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। यही सब सिखाता है आपको पहला कदम। लेकिन जब हम पैसों की बात करते हैं, हम निवेश की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, एक नाम जो इन सबसे बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकता है वो है अनिल सिंघवी का। तो अब मैं बुलाती हूँ सीएनबीसी आवाज के मार्केट हेड अनिल सिंघवी से, और उनसे बात करेंगे पहला कदम के इस सफर के बारे में। सीजन 2 का समापन हो रहा है यहाँ पर, और देश के हर कोने में हमने पहला कदम को पहुंचाया है। लोगों को हमने फाइनेंशियल लर्निंग तो दी है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि हमारे लिए किस तरह की फाइनेंशियल लर्निंग लोगों के जरिए हमें पता चली है। आर्थिक जानकारी का अभाव जो कि हमने महसूस किया, उसके बारे में बताइए, और कितना दिलचस्प रहा है आपका ये सफर अब तक। कविता, सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जिनको पढ़ाना है तो जो पढ़ना नहीं चाहे उसे पढ़ाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा था पहला कदम का। लेकिन फॉर ए चेंज सही में बताना चाहता हूं
कि जो रेस्पॉन्स लोगों से मिला, मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि पढ़ने को लेकर लोग इतने खुले दिमाग से आ सकते हैं। तो पहला कदम की अगर कोई सफलता है तो वो सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की, और वो हमारी कोशिश ये थी कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, रिसर्च, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये शब्द इतने बड़े बड़े मुश्किल वाले हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। लोगों को लगता है ये हमारे दिमाग में कभी नहीं घुसेंगे। हमने एक ही चीज सोची कि किस तरह से इसे थोड़ी सी आसान भाषा में, लोगों की भाषा में और थोड़ा सा हल्के फुल्के मूड के साथ, ताकि उन्हें ये न लगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाना तो हमारा मकसद है, लेकिन लगे नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, लगे ऐसा कि कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही, चलिए जरा देखा जाए, जरा सोचा जाए। तो ये हमने करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को ये पसंद आई होगी। तो सीजन 1 में और सीजन 2 में कितना अंतर रहा है? हमने कितना आगे बढ़ाया है हमारे दर्शकों को, और जिनको भी हमने सिखाया फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में? एक्चुअली ये पहला कदम ऐसा कदम है कविता की, मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 सीजन हम और कर लेंगे तब भी पहला कदम में ही रहेंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ जानने सीखने को है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर मेरे लिए भी एक लेसन इसमें ये रहा कि कई बार ये होता है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन की, CA, CS ये सब किया तो हमें पता होता है कि ये सब तो हमें आता है, लेकिन जब आपको दूसरों को बताना होता है तो जो आप अपने ज्ञान को फिर से रिब्रश करके जानने की कोशिश करते हैं, तो काफी चीजें मुझे लगा रही ये तो मैं भूल गया था, ये अब मुझे फिर से पता चला। तो बेसिकली सीजन 1 में और सीजन 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पर हम सेकंड स्टेज पर जाकर लोगों को ये कहे कि चलिए आपको बेसिक तो सब कुछ आ गया है, अब आप एक्सपर्ट हो गए। पहले अभी तो हम वॉकिंग कर रहे हैं, बेबी वॉक है, फिर उसके बाद जॉगिंग करेंगे, फिर मैराथन दौड़ेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहला कदम का मकसद ही यही है कि हम निवेश की भाषा आपको आपकी भाषा में समझाएं, जो भाषा आपको समझ में आती है, काफी सरल करके, काफी सिंपल तरीके से हम आपको सिखाएं। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो मुझे ये समझाइए, आपकी मेन प्रॉब्लम, रूट प्रॉब्लम आपको कहाँ लगी फाइनेंशियल प्लानिंग, निवेश और पैसे के किसी भी मुद्दे को लेकर जो लोगों के जहन में है? सही मायनों में हमारे हिंदुस्तान के लोगों के पास एक ऐसा आदमी नहीं है या एक ऐसा मीडियम नहीं है जिस पर वो पैसे को लेकर भरोसा कर सके। राइट? क्या होता है, हम बीमार पड़ते तो हमें ये पता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, इसके पास जाना चाहिए, या 4 आदमी से आप पूछेंगे कि किसको दिखाऊं इस बीमारी के लिए, तो वो बता देगा इस डॉक्टर के पास जाइए। यही ओपिनियन अगर आप पर्सनल फाइनेंस के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से पूछेंगे, जवाब नहीं आएगा कि हाँ ये आदमी एकदम सही है, या ये आपको बराबर बताएगा, ये एडवाइजर अच्छा है, या ये फंड बढ़िया है, ये स्टॉक सबसे बेस्ट है। और यही इस मार्केट की, आप ये कहते हैं, इस इन्वेस्टमेंट की पूरी दिक्कत भी है और समझने के मौके भी। तो सबसे बड़ी दिक्कत जब हमने पहला कदम शुरू की तो हमें ये समझ में आ गया कि लोगों को एक भरोसेमंद साथी चाहिए जिस पर वो मान सके कि हाँ ये आदमी जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है, मेरे काम की बात कर रहा है। तो हमने वही करने की कोशिश की कि अब एक्चुअली कविता के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी सही होगा, वो बताना तो हमारे लिए मुश्किल है, हिंदुस्तान में इतने लोग हैं। लेकिन हमने ये कोशिश की कि कविता को हम इतना बता दें कि वो खुद अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पहले क्या क्या चीजें उसे जानना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, उसको अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में क्या 10 सवाल अपने एडवाइजर से पूछने चाहिए, तो कम से कम वो सही सवाल पूछने लायक बन जाए, ताकि उसके जवाब अगर उसे सेटिस्फाइड मिले तो फिर वो आगे बढ़ जाए। तो ये कोशिश हमने जरूर की। साथ ही हमने यहाँ पर लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि आपके पैसों की जिम्मेदारी हमेशा आप ही के हाथ में होती है। यहाँ पर एक वाक्य बताना चाहूंगी मैं, हैदराबाद में हमने एक अंडर प्रिविलेज शो किया था, निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए हमने शो किया था, और बहुत ही स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ बताना चाहूंगी, लोगों के पास बचत की समझ नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबसे अहम प्रॉब्लम है, लोग पैसे ही नहीं बचा पाते हैं, पहले खर्च कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे अब तो कुछ पैसे बचे ही नहीं, और अगर बचाते हैं तो लगता है कि यही हम निवेश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी चीज है कि जितनी मेहनत से आप अपनी पैसों की कमाई करते हैं, आपकी बचत उतनी मेहनत से आप नहीं करते। और अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो बड़े निम्न मध्यवर्गीय वाले हैं, ये उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम, और नीलेश भाई, नवनीत जी ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, विजय जी, बड़े लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने करियर में, अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में इतनी बिजी रहते हैं कि उनका पैसा कहाँ पड़ा है उन्हें फिक्र नहीं है।
इवन डॉक्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, एक ऑपरेशन के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेते होंगे। उनके बैंक अकाउंट में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए पड़े हैं, उन्हें पता नहीं कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं है। तो चाहे वो लोग जिन्हें बचाने की दिक्कत है और चाहे वो लोग जो जरूरत से ज्यादा बचा रहे हैं, दोनों की ये प्रॉब्लम है। और पहला कदम न सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानते या छोटा छोटा पैसा बचाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो अच्छी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, मैं सीए हूं, मेरे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं और वो पर्सनल फाइनेंस के मामले में और इन्वेस्टिंग के मामले में जीरो है। क्यों? कि उन्हें लगता है मैं इधर से कमा रहा हूं, बचा हुआ है। लेकिन आपकी बचत भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करे और उससे आप उतना ही पैसा बनाएं, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका पैसा आपको कैसे कमा कर दे, इसके नुस्खे हम आपको दे दें। लेकिन फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा पैनल, जिनके साथ हम समापन करेंगे पहला कदम के सीजन 2 का। आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे बकफास्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के को प्रमोटर और चीफ मेंटर विजय मंत्री। हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा एमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। साथ ही जुड़ेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवनीत मुनोट। और साथ ही होंगे मैक्स लाइफ के डायरेक्टर और चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर आलोक भान। तो इन सबके साथ होगा हमारा बड़ा पैनल इस ब्रेक के बाद। बने रहिए। पहला कदम के सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में एक बार आप सबका स्वागत है फिर से। और हम 2 सीजन कर चुके हैं पहला कदम के, और हर बार हमें ये लगता है कि जितने एपिसोड्स हम करते जाते हैं, हमें लगता है अभी भी काफी कुछ और करने की जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स की जागरूकता, जिसे हम इन्वेस्टर अवेयरनेस कहते हैं, और साथ ही बचत के अलग अलग तरीकों और निवेश के अलग अलग तरीकों पर उन्हें विस्तार से बचाने की संभावनाएं और ज्यादा है। खासतौर से तब जबकि हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है, खासतौर से तब जबकि अब डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के सारे पैसे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो फिर ये जरूरी है कि किस तरह से बदलते हुए हिंदुस्तान में आप निवेश के तौर तरीके बदलें और कहां पर आप निवेश करें, साथ ही आप अपने फाइनेंस को कैसे पहचानें, इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं आलोक भान साहब से, जो डायरेक्टर और चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं मैक्स लाइफ के। इंश्योरेंस सेक्टर पर इनकी बड़ी जबरदस्त गहरी पकड़ है, इंश्योरेंस से जुड़े हुए तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। नीलेश शाह, जाना पहचाना चेहरा है, मुझे शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, और इंट्रोडक्शन के तौर पे एक ही कहना चाहूंगा कि ये ऑलराउंडर है, आप जो करवाना चाहें कर लेंगे, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इवन एम्पायरिंग भी कर सकते हैं। तो नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। नवनीत मुनोट साहब, सीआईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसबीआई म्यूचुअल फंड के। गहरी पकड़ है जबरदस्त इनकी इक्विटी पर भी, और उतने ही माहिर ये फिक्स इनकम और डेट के भी हैं। जितनी समझ इन्हें हिंदुस्तान के बाजारों की है और उतनी की उतनी समझ दुनिया भर के बाजारों की भी, आज हम इनसे भी इनके ज्ञान का लाभ लेंगे। और साथ में विजय मंत्री साहब हैं, और ये भी अच्छा खासा 3 दशकों का अनुभव रखते हैं म्यूचुअल फंड्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, और अब इनकी अपनी पर्सनल फाइनेंस कंपनी है बकफास्ट, जिसके ये चीफ मेंटर हैं। और विजय जी भी बड़े माहिर पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हैं, जो आज आप इनके ज्ञान से बिल्कुल पता लगा पाएंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीलेश भाई, क्या वाकई में हिंदुस्तान के लोग बदल रहे हैं? क्योंकि मैंने 2 सीजन में ये चीज नोटिस की है। 2 साल पहले हम कभी भी कोई ऐसा शो करने की कोशिश करते थे जिसमें हमें लोगों को कुछ सिखाना समझाना हो, तो हमें पता था कि ये वीकेंड पे कहीं इधर उधर डाल दो, फॉर्मेलिटी के लिए करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। लोग देखते नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से पहला कदम के शोज लोग देखते हैं, जितने रेस्पॉन्स आते हैं, चाहे वो टीवी पर हो, यूट्यूब पर हो, मतलब लोगों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो क्या एक हिंदुस्तान में वो निवेशक तैयार हो रहा है जिसे पता है कि बदलते हुए हिंदुस्तान में मुझे क्या करना है? हिंदुस्तान का समय तो बदल ही रहा है। एक जमाना था जब हमारी लड़कियां जाके मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के टाइटल लेके आती थी, और मर्द लोग जाके ओलंपिक के मेडल लेके आती थी। अब लड़कियां जाके ओलंपिक के मेडल लाते हैं और मर्द लोग जाके मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल लाते हैं। तो हिंदुस्तान का समय तो पक्का बदल चुका है, और बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है
बड़े संतोष की बात है कि आज 1.2 करोड़ इंडियंस है जो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए देते हैं हमें। पिछले तकरीबन 26-27 साल से हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। इन 26-27 सालों में 25 सालों तक भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि भगवान आज FII को बाइंग कराना ताकि स्टॉक मार्केट ऊपर रहे, मेरे इन्वेस्टर्स का पैसा बने। पिछले 1 साल से मौका ऐसा हो गया है कि भगवान को प्रार्थना करता हूं कि भगवान आज FII को बेचने को कहना ताकि मैं उनके पास से शेयर खरीद सकूं। तो समय तो बदल चुका है। लेकिन नवनीत जी, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें से 1.25 करोड़ इन्वेस्टर, जो नीलेश भाई कह रहे हैं SIP में, सिर्फ 1%। तो सबसे पहले तो अनिल जी आपको बहुत बहुत बधाई, आलोक जी और पूरे CNBC आवाज परिवार को। जैसा आपने इतनी ह्यूमिलिटी, एक तो आप में आप बोले छोटा सा कदम है, पहला कदम है, बेबी स्टेप है। तो मेरे को याद है, अगर मेरे को वर्ड सही याद है, तो नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा पर पहला कदम रखा 1969 में, तो उन्होंने बोला मानव के लिए छोटा कदम है, मानवता के लिए बड़ी छलांग है। और आई थिंक आपका तो मतलब, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं वर्ड यूज करूं, पवित्र काम किया है। आज जैसे आपने बोला कि देश में हजारों निवेशकों का देश प्रगति कर रहा है, किस तरह से वो भी उसमें भागीदार बन सके और अपने पैसों से और पैसा बढ़ा सके। और आपने सही बोला कि अपना जो शुरुआत का पहला शो था उसमें भी बात हुई थी कि आप कितना पैसा कमाते हैं वो तो महत्वपूर्ण है, आपका पैसा कितना पैसा कमाता है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप तो 7-8 घंटे काम कर लेंगे, ज्यादा जैसे वो बनिए की बात कर रहे थे वो 10, 12, 15 घंटे कर लेंगे, ये तो 24 घंटा कमा रहा है आपका पैसा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपके 24 घंटे चल रही है, जब सो रहे हैं तब भी पैसा बढ़ रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। पर आपने सही बोला कि अभी भी एक 1.2 करोड़ है, बट मेरे को लग रहा है कि माहौल बन रहा है, एक बड़ा, एक जिसको कहें कि एक तरह से रेवोल्यूशन हो रहा है। नीलेश भाई ने जैसा बोला, आज 1.25 करोड़ SIPs इतनी जोर से और हर दिन बढ़ रही है, हर घंटे बढ़ रही है। और जैसे जैसे मैं कहता रहता हूँ डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे लोग यूज टू होते जा रहे हैं फाइनेंस डिजिटल रूप में और पैसा आपका बैंक के थ्रू मूव हो रहा है, वैसे वैसे ही फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी होएगा कि जो सेविंग्स भी है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ डाइवर्ट होगी। और शुरुआत हुई है लेकिन बहुत आगे जाना है। आलोक जी, आपका प्रोडक्ट इंश्योरेंस का जनरली ये होता है कि जिसको मार्च के आसपास याद आए कि भाई मुझे टैक्स प्लानिंग करनी है, और तब किसी इंश्योरेंस एजेंट का फोन आ जाए तो ठीक है यार, एक आध पॉलिसी निकाल दो, टैक्स बच जाएगा। उसके अलावा मतलब अप्रैल से लेकर जनवरी तक कोई फोन करे तो फोन उठाते ही नहीं है लोग, बोले इंश्योरेंस वाला ब्लॉक लिस्ट में डाल दो या नहीं उठाना है, वैसा है। लेकिन क्या वाकई में अब लोगों का सोच विचार बदल रहा है कि इंश्योरेंस खाली टैक्स प्लानिंग वाला मामला नहीं है, इंश्योरेंस से वाकई में फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है? बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस एक जरूरी प्रोडक्ट है। और जो आप मार्च की बात कर रहे हैं और जो टैक्स की बात कर रहे हैं उस पर सच्चाई है, बट चेंज हो रहा है। अब हमारी ग्रोथ जो मार्च में आती थी, अगर हम देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ पूरे साल देखेंगे अगर, एवरेज में 20 से 22% हर महीने चल रही है। हाँ, मार्च का महीना सबसे बड़ा महीना होता है, वो म्यूचुअल फंड में भी सबसे बड़ा महीना होता है, इंश्योरेंस में भी सबसे बड़ा महीना होता है, क्योंकि एक टैक्स की मुहिम वो करता है। क्या ये चेंज हो रहा है? इंसान सुरक्षा को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहा है। जब आप यूथ के पास जाते हैं और देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो बाकायदा ये सवाल बार बार पूछ रहा है कि सिर्फ ग्रोथ नहीं करनी, जो आप बात कर रहे थे, नीलेश जी बात कर रहे थे कि ग्रोथ हो रही है पैसे की, उस ग्रोथ को संभालने के लिए भी एक सुरक्षा की जरूरत है, और वो अब यूथ समझ में आ रहा है उसको। और ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन जो हो रही है उससे एक बहुत बड़ा उसको फोकस मिल रहा है और यूथ जो है वो उसमें जा रहा है। तो हमें तो दिख रहा है कि चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। सवालात हैं, जरूर है सवालात, क्लैरिफिकेशन जरूरी है और उस पर काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हर इंडस्ट्री में जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है उसमें ये बढ़ोतरी दिख रही है। एक और परिवर्तन की जो हम बात कर रहे थे, जो चेंज हो रहा है, चेंज एक मैंने विजय में भी देखा है, क्योंकि विजय फंड मैनेजमेंट करते करते म्यूचुअल फंड से एडवाइजर बन गए। विजय, इस चेंज के पीछे बड़ी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, पैसा मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम है, एडवाइस करना ज्यादा आसान काम है? नहीं, एक्चुअली दोनों ही काम अपने फील्ड में अलग अलग है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि, लेकिन एक है कि स्टॉक आइडेंटिफाई करना आसान है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो करते हैं वो मालूम कर लेते हैं कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा।
फंड सिलेक्शन उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फंड सिलेक्शन ऐसा लगता है समटाइम की रैंडम वॉक है क्या ये कौन सा फंड परफॉर्म करेगा, आई डोंट नो। दूसरा बात क्या है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। 94 में मैं और नवनीत म्यूचुअल फंड साथ में ज्वाइन किए थे। ही हैड अ बेटर लुक, नॉट लाइक मी, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैरी मी ऑफ इन 94 पीपल। लोगों को बोलता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसका नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये हालत थी 94 के अंदर जब म्यूचुअल फंड में हम लोग काम करते थे। आजकल इट इज वेल रेस्पेक्टेड प्रोफेशन हो गया है और पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली इज अ वेरी स्पेशलाइज सब्जेक्ट। जब आप इस बिजनेस के अंदर जाते हो तो मालूम पड़ता है कि इज अ वेरी स्पेशलाइज बिजनेस। जो मेरा क्लाइंटेल है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लार्ज पार्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीपल हु वर्क इन फंड इंडस्ट्री, दे आर इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड, जिनको आदमी एक नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी ऐसा बंदा दिखेगा तो लोग उसके पास एडवाइस पूछते हैं कहां पैसा डालूं। लेकिन मेरा जातीय तजुर्बा है कि उनका फाइनेंस सबसे खराब हालत में होता है। पहले तुमको ये मालूम नहीं होता कि पैसा पड़ा कहां है, दूसरा उस पैसे का रिटर्न क्या है वो उनको मालूम नहीं होता है। हमारा काम क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं कि सबको मालूम है कि फिट रहने के लिए क्या करना है, कि कोई योगा कर सकता है, कोई रन कर सकता है, कोई एरोबिक्स कर सकता है। वो बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज क्या है कि आदमी को सुबह उठा के जिम में लेके आना। हम वो काम करते हैं। वी बिंग डिसिप्लिन, रिटर्न आपको मार्केट ही देगा। लाइक अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हो तो पसीना आपका जाता है। डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाना पड़ता है और ट्रेनर पैसे लेके जाता है। हमारा पर्सनल गाइडेंस का काम यही है कि आपको डिसिप्लिन में रखना, और जब तक आपके पास अच्छा पर्सनल एडवाइजर नहीं होगा, आदमी अपनी लाइफ में सोच सकता है कि मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। लोगों का पोर्टफोलियो हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा रिटर्न छूटा। एक्चुअली मैंने अभी तक करीब 2 साल में इतने लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं मुझे, 5 साल में 12% के ऊपर रिटर्न मुझे एक पोर्टफोलियो में नहीं दिखा। तो ये हाल है लोगों के पोर्टफोलियोज का और पर्सनल फाइनेंस का, और इसीलिए जरूरत हमें महसूस हुई पहला कदम की, ताकि हम आपको ये बता सकें कि आपको अपनी बचत के साथ क्या करना चाहिए। पैसा बचाना ही जरूरी नहीं है, बचाकर उससे पैसा कमाना उससे ज्यादा जरूरी है। तो आपके पर्सनल फाइनेंस कैसे चुस्त दुरुस्त हों, और इस वक्त अगर आप पर्सनल फाइनेंस करने का अपना मन बना रहे हो, मूड बना रहे हो, तो क्या कुछ आपको करना चाहिए, इन सब पर करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पहला कदम सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आलोक भान, नीलेश शाह, नवनीत मुनोत और विजय मंत्री। अब चूंकि वक्त बदल रहा है, लगभग सब लोगों के पैसे एक बार तो बैंक अकाउंट में आ चुके हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन नीलेश भाई ये बताइए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या ये वाकई में इतना जरूरी है कि इक्विटी को नजरअंदाज न कर पाए? क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है, जितने मैं पहला कदम के शोज करता हूं, ग्राउंड इवेंट जाता हूं, लोगों को डर एक ही बात का है कि बहुत ऊपर नीचे होता है, हमारे शेयर डूब गए तो पैसा डूब गया। तो इक्विटी का डर जो है लोगों में, वो कैसे निकाला जाए? एक सिंपल तरीका है कि आप दुनिया के या भारत के 5 रिच आदमी का नाम बताएं जो धनवान आदमी है। नॉर्मली आप ये क्वेश्चन किसी को भी पूछो तो जवाब आएगा वॉरेन बफे, बिल गेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भारत में नाम आएंगे मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये आप मतलब 10 साल के लड़के को पूछिए, 70 साल के वृद्ध को पूछिए, सवाल मोटा मोटा जवाब यही आएगा। अब इसमें से कितने लोग धनवान बने फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके? अगर अंबानी जी या बिरला जी या टाटा जी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते तो क्या वो इतने धनवान बन सकते थे? उन्होंने इक्विटी में निवेश किया, तब जाके धन की उपार्जना की। एंड ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इक्विटी में ट्रेडिंग करके अपने नुकसान जमा किए हैं, बट हम फेलियर को क्यों देखें, सक्सेस को क्यों नहीं देखें? तो एकदम आसान तरीका है, अपने आप को पूछिए किन 5 धनवान आदमी से आप इम्प्रेस्ड है और वो जो करते वही आप करिए। डेफिनेटली उन सभी ने कभी न कभी किसी न किसी तरह से इक्विटी में जबरदस्त निवेश किया है। दूसरी चीज है कि आप उसे और कॉमन सेंसिकल तरीके से देखिए कि आप बैंक में या किसी कंपनीज में जब फिक्स इनकम में निवेश करते हैं
तो वो वापस तो तभी दे पाएगा जब 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जिंदा होगा। अगर वो उस कंडीशन में है कि वो 5 साल के बाद आपका निवेश वापस कर सके, तो हो सकता है कि उसकी इक्विटी उसकी फिक्स्ड इनकम से ज्यादा ही रिटर्न दे देगी। सो विचएवर वे यू लुक एट इट, इक्विटी में निवेश किए बगैर धन की उपार्जना करना बहुत मुश्किल है। तो माइंडसेट जो शिफ्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एफडी या सिर्फ और सिर्फ फिक्स इनकम या सिर्फ बैंक में डाल दें, तो नवनीत जी इस शिफ्ट को कैसे किया जाए कि कहां से शुरुआत करें और मानसिकता कैसे बदले? धीरे धीरे हो रही है। जैसा पहले बात हो रही थी कि कई जनों का ऐसा था कि 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में शुरू में कई जनों ने जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगा दिया, कई आईपीओ वो कंपनी रही नहीं, या शुरू में 90s के पर्टिकुलरली जब हर हफ्ते एक आईपीओ आता था और वो नहीं हुआ। लेकिन आलोक जी ने अच्छी बात बोली थी, अगर आपने 100 कंपनियों में लगाया और उसमें से अगर 10 अच्छी कंपनियां भी थी, अगर आप हर आईपीओ में लगाते थे और एक आपका इन्फोसिस का आईपीओ भी लग गया या आपका एक सन फार्मा का आईपीओ भी लग गया, अगर कोई भी ऐसे 2-3 भी अगर रह गए, तो अगर 90 दूसरे कागज पड़े तो भी 10 पर इतना पैसा बन गया कि अल्टीमेटली रिटर्न आपका अच्छा आया। और अगर गलती से उस समय कोई म्यूचुअल फंड में लग गया 25 साल में, तो उसमें तो कई 100, 200, 300 गुना पैसे हो गए वहां पर। तो जिन लोगों को वो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये इजी है। बाकी लोगों को जैसा आपने सही बोला कि वो इक्विटी में रिस्क है वॉलेटिलिटी, पैसा डूबने की रिस्क नहीं है। लोगों को लगता है पैसा डूब जाता है, पैसा डूबता नहीं है, उसकी वॉलेटिलिटी है। एक साल में हो सकता है कभी बाजार 20% नीचे हो, कभी बाजार 20% ऊपर हो। पिछले साल बाजार फ्लैट था, 15 में नीचे था, 14 में काफी ऊपर था। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं, वो जो विजय ने बात करी अनुशासित रूप से कर रहे हैं, तो लंबे समय में पिछले 20 साल की 30 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, पैसा कई गुना हुआ है। उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करती है। वो जो डिसिप्लिन है कि जब बाजार नीचे जा रहा है उस टाइम पर आप न्यूज फ्लो पर ध्यान नहीं दे। पिछले साल एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, आपको भी याद होगा, यूएस में इलेक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रेक्सिट हो जाएगा तो क्या होगा, चाइना की करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी क्या होगा। वहां से आज हम 25% ऊपर है। वो सब कंसर्न्स थे उस टाइम। अगर आप उस समय डर गए होते, नहीं लगाया, पैसा निकाल लिया, तो आपने 25% लूज कर लिया। तो वो जो एक ग्रीड और फियर वाला को किस तरह से जो हमारे इमोशन होते हैं, उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और एक डिसिप्लिन लाएं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। विजय, चूंकि आप ये कह रहे थे कि भाई एडवाइजर का काम तो सिर्फ ये है कि भाई बताना, हम तो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, अल्टीमेटली करना तो उसी को है। अगर मुझे अपना वजन कम करना तो भागना मुझे ही पड़ेगा। तो आप एज एन एडवाइजर मुझे कैसे मजबूर कर सकते कि मैं भागूं, जब खासतौर से तब जबकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी? आपको क्रेडिबल फेस चाहिए सामने। जैसे आप वर्कआउट भी करना चाहो तो कोई अच्छी बॉडी वाला दिखे तो उससे इंप्रेस होगे ना आप। सही बात। टोंद वाला वर्कआउट करने के आपको बोले तो आप बोले तू बैठ यार, मुझे ठीक बात। तो यू नीड ए क्रेडिबल फेस इन फ्रंट ऑफ यू कि जिसको आप जानते हो, जो आपसे ढंग से बात करे, जो आपको रिस्क बताए प्रोडक्ट की। कोई भी अच्छा एडवाइजर आपको रिस्क बताएगा। 15 मिनट में अगर प्रोडक्ट पुश कर रहा तो इज नॉट अ गुड एडवाइजर। नीड टू एंगेज विथ यू फॉर एटलीस्ट 2 hours टू अंडरस्टैंड यू। उसका रेगुलरली रिव्यू होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो। आपको सही तरह समझाए कि किस एसेट कैटेगरी के अंदर पैसा डालना चाहिए, किसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी एक एडवर्टीजमेंट आया, म्यूचुअल फंड सही है। एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा टैगलाइन चेंज करना चाहिए, बोलना चाहिए म्यूचुअल फंड यही है। क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख लो, उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड आप पिच कर सकते हो। पिछले 10 साल का लिक्विड फंड का रिटर्न 8% के ऊपर है। पिछले 10 साल का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का रिटर्न 8.5% के ऊपर है। पिछले 10 साल का इक्विटी आर्बिट्राज का फंड एक्चुअली आउट परफॉर्म ऑल टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ऑल टैक्स फ्री बॉन्ड्स आई हैव एनालाइज की जो भी टैक्स फ्री बॉन्ड ने 5 से 10 साल खत्म किया है, लिक्विड फंड एंड इक्विटी आर्बिट्राज फंड एक्चुअली आउट परफॉर्म देम। ओके, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में जावें तो बैलेंस फंड ने 7 साल से 10 साल में 12% से 14% CAGR दिया है इन्वेस्टर को। इक्विटी मार्केट में एक ही रिस्क है, वह वॉलेटिलिटी की। लेकिन ये वॉलेटिलिटी की रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, इसको इलिमिनेट कर सकते हो। अल्टरनेट प्रोडक्ट में जो रिस्क है आप कभी इलिमिनेट नहीं कर सकते, आप वो खत्म नहीं कर सकते। गोल्ड में जो रिस्क है वो फिजिकल थ्रेट टू लाइफ है, लोग उसको सोचते भी नहीं है। आज घर में कहीं राहजनी कुछ चोरी होती है तो किसके वजह होती है? म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट के लिए नहीं होती है, गोल्ड ज्वेलरी और कैश के लिए होती है। अगर आप रियल एस्टेट में देखो तो रियल एस्टेट, आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग रीजन। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पिछले 10 साल के आंकड़े देखें आप तो हर दिन 9 लोगों की मौत रियल एस्टेट डिस्प्यूट से होती है। इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिकॉर्ड है।
2/3 of court cases in India are related to real estate disputes, but we love it so much. मतलब ये पंडित जी का मंत्र है जो हम समझते हैं लेकिन फॉलो करते हैं, वैसा हो गया। इक्विटी में एक ही रिस्क है वॉलेटिलिटी की, लेकिन उसको काउंटर किया जा सकता है। निफ्टी मार्च 2015 में 9000 के लेवल पे था, अभी वापस उसी लेवल पे है, लेकिन उसी पीरियड में एसआईपी ने 10% के ऊपर रिटर्न दिया आपको। तो एसआईपी का एक एसआईपी एक्चुअली वॉलेटिलिटी आपके लिए काम करे ऐसा शस्त्र आपके पास है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एसआईपी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और कंटिन्यू करना चाहिए। तो इक्विटी में एक ही तरह की वॉलेटिलिटी है, एक ही रिस्क है वॉलेटिलिटी की, लेकिन इसको आप मैनेज कर सकते हो। बाकी प्रोडक्ट में जो रिस्क है आप मैनेज नहीं कर सकते, वो रिस्क उस प्रोडक्ट में रहेगी। तो इंटरेस्टिंग बात है। अभी विजय जो बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सहमत हैं, क्योंकि अब तक तो हिंदुस्तान में लोगों ने पैसा विजय सोने चांदी में और प्रॉपर्टी में बनाया, लेकिन अब विजय चैलेंज करें कि उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में बनेगा, और थोड़ा आपको हटकर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। काउंटर यू दैट नोबडी गॉट किल्ड ओनिंग म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट। चलिए, तो इस सब पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और अब हम बात करें इंश्योरेंस की। आलोक जी, मुझे लगता है जिस तरह से इक्विटी से लोगों को डर है, इंश्योरेंस से परहेज है ना। उन्हें लगता है कि प्रीमियम जा रही है, खर्चा हो रहा है, वापस कितना मिलेगा, कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन क्या इन सब से हटकर अब जिस तरह की लोगों की लाइफस्टाइल हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कितनी ज्यादा अहमियत है लाइफ इंश्योरेंस की हर एक के पर्सनल फाइनेंस में? देखिए, मैं इसमें डिटेल में जाने से पहले आपको एक और पहलू दिखाना चाहता हूँ। वो जो हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी चढ़ गया, ये सब चढ़ गया, 8%, 12% ग्रोथ, मनी का जो आपका जो रिलेशनशिप है आपके संग, जो आलोक जी ने शुरू में बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्रोथ ऑफ मनी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आपका लक्ष्य क्या है उस पैसे के लिए, और वो लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को हर हाल में अगर पाना है, इसलिए मैं 3 पिक्चरों के नाम लूंगा। पहली पिक्चर है लक्ष्य को, हाँ, लक्ष्य ऋतिक रोशन वाली। दूसरी पिक्चर है शाहरुख खान वाली, कल हो ना हो। कल हो ना हो, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, पर कल हो ना हो। फिर तीसरी पिक्चर है शाहरुख खान की, मैं हूं ना, और वो इंश्योरेंस है। क्योंकि हर हाल में इंश्योरेंस आपका जो लक्ष्य है उसको वो जरूर पूरा करेगा, अगर आप इसको डिसिप्लिन तरीके से सेव करें। और जो मंत्री जी ने भी कहा कि डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिया में ये जो लालच है ना, ये मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लालच बड़ी बुरी बला है, पर वो बुरी बला हमारे पास रहती ही है, हम छोड़ते नहीं है उस लालच को। तो इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट, जिसके लिए हम सब बोलते हैं कि यार इसमें पैसा फंस गया, इसमें कुछ वापस आना नहीं है, वो उस डिसिप्लिन को इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है, क्योंकि आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते। अगर आपने निकाला तो उसमें एक पेनल्टी है। नाउ दैट इज द पॉइंट आई वांट टू से कि इंश्योरेंस को अगर समझना है और उसमें निवेश करना है तो लक्ष्य को पाने के लिए करना है, और डिसिप्लिन पाने के लिए करना है। यही वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो अगर आप हो ना हो आपका लक्ष्य पूरा करेगा। दैट इज व्हाई आई थॉट एक मूवी नहीं बोली, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो जो समझदारी से विजय की सुन के बराबर एसआईपी कर देंगे, वो अल्टीमेटली दुल्हनिया मतलब जो लक्ष्य है उनका वो पूरा आराम से ले लेंगे। एसआईपी का कोई बेस्ट चीज एसआईपी है। बाय द वे, इंश्योरेंस में भी वो एसआईपी है। हर महीने इन्वेस्ट करें, हर साल आप इन्वेस्ट करें, आप डिसिप्लिन रहे। जब तक आपने बोला है आपका लक्ष्य पाना है, आप तब तक इन्वेस्ट करते रहे। हाँ, अगर आपको जरूरत हो पैसे की तो तरीके हैं, पैसे विड्रॉ करने के तरीके हैं, पर लक्ष्य फिर भी आपका मिलना चाहिए। हम अपने एजेंट एडवाइजर्स को यही एडवाइज करते हैं कि आप अपने कस्टमर को बोलो कि यार ये पैसा आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, इसको कहाँ निकाल रहे हो। तो ये सब चीजें, इसमें जरूर और काम करना है, करते रहना है, और आप लोगों के माध्यम से ये बात हो रही है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन नीलेश भाई, पैसा तो अब तक सबने सोने में ही बनाया है, और जब जरूरत पड़ी तो सोना काम आया है।
तो अब क्यों हिंदुस्तान के लोग टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है सोने का, उसे छोड़ें? इसके दो चीज है। अगर एक आदमी को पूछा जाए कि आपको बांद्रा से बोरीवली जाना है और एक स्लो ट्रेन और एक फास्ट ट्रेन है और आपका ऑब्जेक्टिव है जल्दी से जल्दी बोरीवली पहुंचना, तो आप स्लो ट्रेन लेंगे या फास्ट ट्रेन लेंगे? 99% आदमी यही जवाब देंगे कि फास्ट ट्रेन लेंगे, 1% जवाब नहीं देगा। आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा ऐसा बोलेगा कि बोरीवली जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए मैं स्लो ट्रेन लूंगा। अब आप सोने के रिटर्न देख लीजिए, इक्विटी मार्केट के रिटर्न देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के रिटर्न देख लीजिए। जो सोने वाली गाड़ी में बैठे वो स्लोएस्ट ट्रेन पे है, जो इक्विटी मार्केट की गाड़ी में बैठे है वो फास्ट ट्रेन के ऊपर है। अब अगर आपको धीरे धीरे बोरीवली पहुंचना है तो सोने की गाड़ी पर बैठिए, अगर आपको तेज पहुंचना है तो म्यूचुअल फंड की गाड़ी पकड़ लीजिए। लोगों की दिक्कत ये है कि उन्होंने फास्ट ट्रेन वाला ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किया अभी तक। नहीं, ये तो एक बात है। अभी दूसरी बात है कि आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि देश आबाद हो, देश बढ़े, भारत ग्रो हो। 99% लोग यही चाहेंगे, 1% का पता नहीं। अब देश कैसे ग्रो होता है? ऑब्वियसली जिस कंट्री की सेविंग्स बढ़ती है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, और इन्वेस्टमेंट के जरिए आप नए स्टील प्लांट लगाओ, नई रेलवे बनाओ, नए सीमेंट प्लांट लगाओ, तब जाके ग्रोथ आती है। हम एक ऐसा अभागी देश है कि जो अपना कमंडल लेके घूमता रहता है दुनिया भर में कि आप आके भारत में निवेश करिए। प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो हमेशा गोरों के सामने खड़े रहते दिखते हैं कि भाई भारत में निवेश करिए, भारत में निवेश करिए, भारत में निवेश करिए। पिछले 10 साल से ये सारे गोरों ने मिला के भारत में डेट और इक्विटी मार्केट में $230 बिलियन के आसपास निवेश किया है। उससे ज्यादा पैसा हमने सोने, चांदी और हीरे की इंपोर्ट्स में लगा दिए नेट बेसिस के ऊपर। सो हम कहते हैं कि आप आके हमारी कंपनीज खरीद लो, हमारी एसेट्स खरीद लो, और हम जाके सिर्फ आपका सोना खरीदेंगे। अगेन, इससे देश को कितना नुकसान पहुंचा है और उस सोने का उपयोग क्या है? गलती से कभी भारत की जनता एजुकेट हो गई और वो अपना सोना बेचने के लिए निकली मार्केट में, तो लेगा कौन आपसे और किस भाव पे लेगा? सो एक तो हमने अपनी फ्यूचर को मार दिया, अपने बच्चों की फ्यूचर को गिरवी पे रख दिया, और उसके बाद हमने अपनी वेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये जो सेल्फ गोल भारत कर रहा है वो तो जायज नहीं है। और जैसे जैसे ये गोल्ड की इंपोर्ट कम होगी वैसे वैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नई सीमेंट कंपनी बनेगी, नई स्टील कंपनी बनेगी, नई रेलवे बनेगी। एक किस्सा कहना चाहता हूं। 1853 में भारत में पहली रेलवे बनी। बंबई में वीटी से लेके थाने तक की रेल दौड़ी। उस डिस्टेंस को 1853 में सिर्फ 45 मिनट में कवर किया गया। आज 2017 में सीएसटी से थाने की ट्रेन शायद 1 घंटा 15 मिनट लेती है। 1853 में जो हम समय लेते थे उससे ज्यादा समय आज हम 2017 में लेते, जबकि टेक्नोलॉजी कहीं आगे बढ़ गई है। 1853 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में 50,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई, और 1947 से लेकर 2015 तक हमने कुल मिला के 12,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई। क्योंकि हम अपना पैसा बाहर भेजते रहे सोने में, और जितना सोना खरीदा उसकी अगर हम पटरी बनाए तो सीएसटी से वीटी तो क्या, सीएसटी से मस्जिद बंदर की भी पटरी नहीं बनेगी। सो चॉइस आपके पास है, सोना खरीदिए या उस पैसे को बैंक डिपॉजिट्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, और हो सकता है कि उस पैसों से हम रेलवे की पटरी बना पाएंगे और रेलवे दौड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो तो ब्रेक में भी सज्जन बोल रहे थे करना नहीं है तो भी करना पड़ता है सोने में। पर इतना बड़ा चेंज हो रहा है अनिल जी, आप देखिए इस जगह पर इतनी महिलाएं
छात्राएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और इतना एक जागरूकता बढ़ रही है निवेश के प्रति। आपका वो जो पहला कदम है महिलाओं वाला शो तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सुपरहिट था, और इतनी महिलाएं, पूरा हॉल भरा हुआ था, और इतना आपने जैसे बताया बाद में शो को देखा गया तो अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो रही है। पहले मजाक में बोलते थे कि नेकलेस की जगह क्या मैं म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट लगा के बाहर जाऊंगे क्या पर अभी हो गया कि नहीं, वो म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट जरूरी है, और जैसा विजय ने बोला कि उसकी वजह से कभी दूसरी तकलीफें नहीं होगी। बिल्कुल, और यही पहला कदम की हमारी सर्टिफिकेट भी अब आपका ऑनलाइन हो गया, अब तो आप ईमेल पे रखते हो, गले में भी नहीं लगा सकते और यही पहला कदम की हमारी अब तक की अचीवमेंट है कि देखिए दर्शकों में, न सिर्फ हमारे यहाँ ऑडिटोरियम में बल्कि पूरे देश भर में यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, महिलाएं, चाहे वो कामकाजी हों या फिर गृहिणियां हों, ये सब के सब पहला कदम के साथ जुड़े हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारे कई सारे दर्शक सवाल भी पूछना चाहते हैं, और मौका है आप सबके पास, इतने बड़े एक्सपर्ट्स आप लोगों के बीच में, आपके सवालों के जवाब इनसे दिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। हम हैं आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में, और यहां पर पहला कदम का हम ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं। ये है सीजन 2, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बहुत सारे दर्शक भी हैं, कई सारे सवाल उनके जहन में पूछना चाहते हैं। चलिए, आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? जी, सबसे पहले उधर मान लीजिए माइक। मेरा सवाल नीलेश जी से है। आपका नाम बताएं। संदीप चोपड़ा जी। और मैं पिछले 25 सालों से ज्वेलरी गोल्ड बिजनेस में हूँ, और मैं कंटिन्यू सुबह 9 से 10 CNBC आवाज पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ। पर आज नीलेश जी को सुन के मुझे ऐसे लगा कि मैंने अभी तक क्या कर रहा था, क्योंकि मैंने 8 साल से टीवी देख रहा हूँ पर कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, और सिर्फ गोल्ड में लगा रहा मैं। पर मुझे आज लग रहा है कि इतना अच्छे कंट्री के अंदर माहौल और देश के अंदर माहौल है, और इक्विटी में पैसा डालने से कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरा यही सवाल आपसे है कि क्या मुझे गोल्ड का अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करके इक्विटी में डालना चाहिए जो बेस्ट रिटर्न मुझे दे सके? चलिए, एक बात तो है नीलेश भाई कि हमारा पहला कदम का शो करना सफल हो गया। अगर हम हिंदुस्तान में 2-4% लोगों को भी बदल सके, हम पूरे देश को बदलने की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर 2-4% लोग भी वाकई में बदलकर पर्सनल फाइनेंस और इक्विटी के बारे में सोचने लगे तो ये बड़ी बात होगी, राइट? सो एक मतलब जो एक कॉमन सेंसिकल है कि अगर आपका बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी का है तो जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उससे अलग हो, बिकॉज अगर गोल्ड ज्वेलरी चलती रही, एंड जनरली वो तब चलती है जबकि गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं, तो एनीवे आपका बिजनेस में से ही इनकम होता रहेगा, और कल को उठ के लेट्स से गोल्ड प्राइसेस बहुत जोर से गिर गई और लोगों ने ज्वेलरी खरीदना बंद कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि वो आपको एक कॉम्पेंसेशन दे सके, एक रिटर्न दे सके। सो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बिजनेस गोल्ड का है तो जरूरी है कि आपके निवेश में नॉन गोल्ड अदर देन गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहे। दूसरी चीज है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज है, एंड वहां पे भी हमने देखा है कि सोने से ज्यादा सोने की माइनिंग कंपनीज जब गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा रिटर्न देती है। इट्स लाइक अगर आपको शुगर अच्छी लगती है कि शुगर के भाव ऊपर जाने वाले हैं तो कोई जाके 3 बोरी शुगर घर पे नहीं रखता है, वो शुगर कंपनीज के स्टॉक खरीदता है। तो उसी तरह आपको भी स्टॉक मार्केट में, फिक्स्ड इनकम में और रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए अदर देन गोल्ड। हम जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो अपना जो खाना है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। सलाद से शुरू करते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी लेते हैं, और फिर आनंद के लिए कुछ स्वीट्स भी ले लेते हैं। सो आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपको उसी तरह का बैलेंस चाहिए, कुछ सोना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट चाहिए, कुछ इक्विटी चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड चाहिए और कुछ फिक्स इनकम चाहिए। तो जो संदीप जी आप कह रहे थे कि रोज सुबह 9 से 10 CNBC आवाज देखते हैं, तो ये वैसा ही मामला है कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चुस्त दुरुस्त करनी है तो खाली जिम के बाहर निकलने से बात नहीं बनेगी, अंदर जाकर पसीना बहाना पड़ेगा। वैसे ही सिर्फ 9 से 10 खाली देखेंगे उससे वेल्थ नहीं बनेगी, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कीजिए जैसा नीलेश भाई कह रहे हैं। जी हाँ, अगला सवाल। जी हाँ सर, मेरा नाम है ऋषभ अजमेरा और मेरा क्वेश्चन है नीलेश भाई से और सर आपसे
कि एज वी आर टॉकिंग हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सब करना चाहिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्वेश्चन बहुत हम लोग को भी आता है जब भी हम लोग सब देखते हैं न्यूज चैनल्स मीडिया एवरीथिंग कि इंश्योरेंस जो है प्रोडक्ट तो उसमें टर्म प्लान में जाना मांगता है या एंडोमेंट प्लान में जाना मांगता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही करता है। सो वी शुड इन्वेस्ट लाइक इन द डायरेक्टली SIP और जस्ट फॉर अवर सेफ्टी एज यू सेड कल होना हो के लिए तो टर्म प्लान ही लेना मांगता है उसमें। दैट्स माय क्वेश्चन। आलोक जी, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य सिद्ध कर लें कि क्या आपने लक्ष्य करना है। मैं बताता हूँ, एक लक्ष्य हो सकता है कि मुझे मेरी जिंदगी के बाद मेरी फैमिली का रहन सहन सब ठीक रहे जैसे मैं छोड़ के गया। मेजर लक्ष्य जो आजकल हम देखते हैं इंडिया में और चलता आ रहा है इंडिया में वो है बच्चे की एजुकेशन या बच्चों की शादी। ठीक है, तो वो लक्ष्य है अगर, तो उसके बाद आपके पास उसके नंबर ऑफ ईयर्स, कब होगी शादी, कितने में उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब क्या मुझे टर्म प्लान लेना है? हाँ, टर्म प्लान किसके लिए लेना है? ताकि मेरी जो इनकम चल रही है वो मेरे ना होने के बाद कंटिन्यू रहे, ताकि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका प्यार आपकी फैमिली की तरफ है, राइट? अब इंडिया में प्रॉब्लम है कि कुछ देती है क्या, कितना देती है, हर चीज में आपको रिटर्न चाहिए होता है। जो आप सुन रहे हैं पूरी कॉन्वर्सेशन में भी सिर्फ रिटर्न की कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इंश्योर करना है कि आपका लक्ष्य मीट हो तो कभी आप टर्म में जाएं, अपनी जिंदगी के बाद जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने उसके लिए टर्म में जाएं। जो आपने जीते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, विच इज चाइल्ड एजुकेशन, योर रिटायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स, पेंशन एक्सेट्रा, उसमें जरूर आप कुछ हिस्सा, कुछ जरूर इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में, बट कुछ आप जरूर इंडाउमेंट प्लान में करें ताकि आपको पैसा भी वापस मिले। तो ये आपका एक बास्केट है जो आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक से नहीं होता, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होता, क्योंकि वोलेटिलिटी एक रियलिटी है। चाहे वो सही बात है कि वोलेटिलिटी है, बट यू कुड बी कॉट ऑन द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक व्हेन योर गोल डेट हैज कम। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड स्प्रेड योर रिस्क, इज व्हाट इट इज। ओके जी मैम, आप पूछिए। मेरा नाम है मिसेस सी मैस्क्रेनस। मैं भारतीय नारी होने के मुताबिक थोड़ा बहुत ही अट्रैक्शन गोल्ड में है, एंड सब लोग मीन्स लेडीज को गोल्ड चाहिए एंड ग्रैंड मदर्स एंड ऑल गोल्ड लेना चाहिए। तो लेकिन नाउ अभी जो ऑनलाइन आ गया है, ये जो ETFs, गोल्ड ETFs, अभी 5 सालों से आप बोलते थे गोल्ड में क्या घर में पड़ा रहता है, बट मैं तो आई एम कभी भी अभी ETF नहीं तो वो 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम ऐसा लेके 7 बरस के बाद, एम आई नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री? विजय, ये थैंक यू वेरी मच। अल्टीमेटली ETF के पीछे भी तो गोल्ड है। नहीं, गोल्ड है, लेकिन आपको वो एक अल्टरनेट दे रहे हैं, सेफ अल्टरनेट दे रहे हैं, उसमें सेविंग ज्यादा रेगुलर हो जाती है। आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं। अगर आप पिछले 1 साल का या 5 साल का या 10 साल का अगर हर महीने आप 1 ग्राम गोल्ड खरीदें, उसका एक एवरेज प्राइस आएगा X। वही आप बोले कि मेरे को 1000 रुपए हर महीने डालना है, उसका प्राइस उस X से हमेशा कम आएगा। ये पावर है SIP का। तो अगर वो करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप, जैसे नीलेश ने कहा, अगर गोल्ड में आपका व्यू है तो गोल्ड माइनिंग के फंड उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में वेरी ऑनेस्टली, और बड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ वेरी पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट टू मेक, बट वी आर इनकरेजिंग करप्शन, वी आर इनकरेजिंग लॉट्स ऑफ अदर थिंग। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके कोई देश की तरक्की की बात करता है, ऐसा होगा कि कोई आदमी सिगरेट पी के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। चलिए लाइए, आगे यहाँ दीजिए, सर को दीजिए। हेलो, हाँ। Lakhani, retired engineer. I have been investing in mutual funds for many years. Now, it is easy to pick a mutual fund after making inquiries and listening to TV and listening to people like Nilesh Bhai. You pick a mutual fund which is 5-star, but after a few years of SIP, you find it drifts down to 3-star. Now, you are in a problem that you invested a lot of money and now it is going down. Then people start saying, oh, get out of it. So, A, should one get out of it? B, how does one get out of it? With systematically or suddenly? Okay, इस सवाल का जवाब मैं विजय से लेना चाहता हूं, क्योंकि विजय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं।
और अगर एडवाइस पैसा डालने की भी ये करते हैं तो निकालने की भी करते होंगे फंड से। ये वाकई में कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि जब पास्ट परफॉर्मेंस देखकर कोई फंड हम पसंद करते हैं, पैसा लगाते हैं, पता चला कि फ्यूचर में वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, रेटिंग्स घट गई, क्या करें तब? नहीं होगा, इंडिया में नहीं ग्लोबली होगा। और नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली अगर आप देखें जो रेटिंग एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो फंड की रेटिंग करते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली बहुत ही मिक्स है। तो मेरी खुद की स्टडी इंडिया में अगर 5 स्टार रेटेड फंड आपने लिए, 1 साल बाद 30% 5 स्टार रेटेड 5 स्टार नहीं रहते, 3 साल बाद करीब 60 to 70% नहीं रहते, और 5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 90% 5 स्टार रेटेड फंड 5 स्टार फंड नहीं रहते। सो इफ यू ब्लाइंडली फॉलो रेटिंग कंपनीज, रेटिंग इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेटिंग इज नॉट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको फंड सिलेक्शन कैसा करना है उसके लिए वेरी ऑनेस्टली अगर आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल रहा हूं, फंड सिलेक्शन प्रोसेस इज मच टफर देन आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स। तो आपको लगता है कि 5 स्टार रेटेड फंड ले लिया और उससे आपका कल्याण हो गया, मुझे लगता है वन एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज दिस, द अदर एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज दिस, अगर आपने पीपीएफ में 15 साल पैसे डाले हैं तो आपका 25.5 लाख रुपया आज 50 लाख हो गया, सपोज करो। वर्स्ट 3 ALSS फंड हैज डिलीवर 30% मोर रिटर्न देन दैट। तो इवन आपका रेटिंग 5 स्टार वाला 3 भी हो गया, बट स्टिल दैट अल्टरनेट इज प्रेफरेबल ओवर अदर अल्टरनेट। बट डोंट ट्राई टू डू सेल्फ मेडिकेशन। हमने अभी देखा है कि 5 स्टार रेटेड डेट फंड में डिफॉल्ट हो गया। तो डोंट डू सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज माई हम्बल सबमिशन। ओके, तो एडवाइजर ये आपके ज्यादा काम आएंगे, किस फंड में आपको एंट्री करना है और किससे निकल जाना है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम दर्शकों के सवाल लेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। ब्रेक के दौरान हम हमारे दर्शकों से बातचीत कर रहे थे और इतने सारे सवाल हैं, इतना कुछ ये जानना चाहते हैं कि हमें लगता है कि वाकई में पहला कदम करना हमारा सार्थक साबित होता दिखा है। ऐसे ही कुछ और दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम भगवान सावंत है, मैं 11 साल से एजेंट हूँ। इंश्योरेंस बेचना इजी है, लेकिन किसको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ, एसआईपी के बारे में बताता हूँ तो बोलता है कि 3 साल के बाद कितना मिलेगा, 5 साल के बाद कितना मिलेगा, मार्केट डाउन होता क्या होगा। तो मैं बोलता मार्केट डाउन होता है तो पैसा आपका भी थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा बोलेगा तो बोलता है अभी नहीं करने का, सोच के बताता हूँ। एक्चुअली नवनीत जी, अभी मुझे तो ये लगता था कि इंश्योरेंस बेचना ज्यादा मुश्किल काम है म्यूचुअल फंड से। मुझे 11 साल हो गए, मैं 11 साल में वही कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को तो बेसिकली आप अपने क्लाइंट को ये समझाना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे बेचा जाए या हाँ, उन्हें म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। और सेकंड, अभी मैं खुद एसआईपी में पैसा डाल रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन 15 स्कीमें नीलेश सर कोटक के हैं, उनके 3 एसआईपी मेरे पास है, ऑलरेडी चल रही है। मैं सबको यही दिखाता हूँ प्रिंट आउट, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता, बोलता है 10 साल के बाद इसका क्या हुआ, आज तो अच्छा दिख रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा। तो ये करिएगा आप कि ये वाला शो उनको फिर से दिखाइएगा, तो बोलेगा कि जाइए यूट्यूब पे या फिर CNBC आवाज की साइट पर ये शो देखिए, शायद कॉन्फिडेंस बढ़े। नवनीत जी, कैसे कन्विंस किया जाए? विश्वास नहीं होता, इसलिए तो पहला कदम का शो हो रहा, नहीं तो कोई देखता ही नहीं इसको। पर दूसरी चीज, जैसा आपने बोला कि इंश्योरेंस तो ले लेते हैं क्योंकि उसमें एनएवी नहीं दिख रही है उनको। आप क्यों बोल रहे हो कि 3 साल बाद ऐसा रिटर्न, बिकॉज उसको डेली एनएवी दिख रही है कि बाजार नीचे आ गया, वो टीवी पर देख रहे हैं शेयर बाजार 2% नीचे है, कुछ यूपी में इलेक्शन हो गया ऊपर है, और वो जो घटत बढ़त होती है वो वॉलेटिलिटी है, वही रिस्क है। बट अगर आप लंबे समय के लिए अगर पैसा रखेंगे, और एसआईपी जैसा विजय ने भी बोला, नीलेश भाई ने भी बोला कि सबसे बड़ा हथियार है आपके पास कि अगर बाजार की घटत बढ़त की जो एक ही रिस्क है शेयर बाजार में, उसको आप बीट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए से। कि अगर बाजार नीचे हो रहा है तो अच्छा है, आपकी बहुत ज्यादा यूनिट्स आएगी। आप इन्वेस्टर्स को यही बोल सकते हैं कि अच्छा है ना भाई, अगर नीचे आ रहा है तो आपके ज्यादा यूनिट्स मिल रही है इस महीने में, ऊपर जा रहा है तो अच्छा है आपके लिए। तो धीरे धीरे ओवर अ लॉन्गर पीरियड अगर वो डिसिप्लिन रह जाए, अगर वो अनुशासन रह जाए कि आप घटते बाजार में बढ़ते बाजार में रेगुलर निवेश कर रहे हैं, तो जो पिछले 25-30 सालों के जो रिटर्न्स की बात चल रही है 15, 18, 20%, अगर वो रिटर्न मिलता रहा तो बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन ये काम आपने अच्छा किया कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आपने पहले लोगों को भाषण देने के पहले खुद ने अपने ऊपर लागू किया, तो पक्का आपका रिटर्न देख के अभी नहीं,
तो कभी न कभी आपके क्लाइंट जरूर समझेंगे, और आज आप ये शो दिखाएंगे उन्हें तो पक्का समझेंगे। ओके, थैंक्स सर। हाँ, एक सवाल जी। हेलो सर, my question is related to insurance as well as investment. So when we talk about investments, it's about wealth creation, and when we talk about insurance, it's about wealth protection. So the question about wealth protection is nowadays term plan has become very widely awareness about the term plan has become very wide, and people are going to buy term plan. So in that, how do you differentiate between an online term plan and an offline term plan? Second question would be to investments. How is it better if it is invested in balance funds, or the time horizon is between 10 to 15 years? Then should we go for balance funds, or should we go for mid cap and micro? Okay. पहले तो टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन? देखिए, ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन, इसकी भी डिसीजन आपको लेनी है, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी सर्विस चाहिए, किन चीज़ों में सर्विस चाहिए, और अगर सर्विस चाहिए तो आपको कौन चाहिए। अगर आप खुद सेल्फ सर्विस है तो बिल्कुल ऑनलाइन लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन की प्राइस काफ़ी हद तक नीचे होती है ऑफलाइन से। अगर आपको और काम भी चाहिए उन एजेंट से, तो उस एजेंट की जो आपकी सर्विसिंग की कॉस्ट है वो उसमें बेक्ड इन होती है, और समझाया जाता है कि वो आपको बेनिफिट देंगे। अगर वो बेनिफिट नहीं दे पा रहे एजेंट तो बिल्कुल ऑनलाइन दीजिए, बट अगर वो बेनिफिट दे रहे हैं आपको, और आजकल के एडवाइजर्स, अभी यहाँ पे मैं तो काफ़ी थोड़ा सा अचंभित हो गया जब उन्होंने बोला कि मैं इंश्योरेंस बेच पाता हूँ पर म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाता। दैट मीन्स ही इज अ ग्रेट एडवाइजर from an insurance perspective. He is serving the agent with the person very well. So your call. If you don't want it, online. Okay. और 10 से 15 साल के लिए आपको इक्विटी फंड ही खरीदना है, बैलेंस फंड नहीं खरीदना। या एक दो सवाल फटाफट पीछे। हाँ जी, माइक दीजिए। अच्छा, ठीक, वहाँ माइक दीजिए। हाँ। My name is Jignasa Talajia and I am a financial advisor. Longer the term, how we have to advise our clients that how much the term will be longer, so how long it is. It is open for all. So how long it should be? See, nowadays customers are by seeing 1 or 2 years performance, and they will say that these funds are not performing. Longer term कितना longer होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट मैं आपको कोशिश करता हूं आंसर देने की। परहैप्स आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करते हो, द इजीएस्ट वे टू, सबसे आसान तरीका क्या है कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दो, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और बोला कि पिछले 1-2 साल 5 साल में ये हुआ, तो आप अंदाजा लगा लोगे अगले 4-5 साल में क्या होना। ये लेकिन बहुत इजी तरीका है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ देने वाला तरीका है। सही तरीका क्या है? 1 साल का सबसे खराब रिटर्न दिखाओ, सबसे अच्छा रिटर्न दिखाओ। 3 साल का सबसे खराब दिखाओ, सबसे अच्छा रिटर्न दिखाओ। 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का सबसे खराब और अच्छा रिटर्न दिखाओ। अभी फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड को करीब 24-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। राइट, आप दिखाओ। ये हमारा 30वां साल है। ये हमारा, हम दोनों का। तो ये अगर आप देखो तो आपको मालूम पड़े, और कस्टमर को बोलो कि ये आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल रहे तो 167% पॉजिटिव टू 58% नेगेटिव, ये आपको मिलेगा। ओके, विद 70% प्रोबेबिलिटी कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। आप 3 साल में गए, यू इंप्रूव योर प्रोबेबिलिटी। आप 7 साल में गए, यू इंप्रूव योर प्रोबेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हमेशा प्रोबेबिलिटी इंप्रूवमेंट करने वाला धंधा है। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए, वो 6% में मिलेगी। चलिए, एक सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, अनिल जी, मेरा नाम ज्ञानमल है। मैं रोज सुबह आपका पहला सौदा सुबह 8 से 10 देखता हूं, और आज तक आपने जो भी बताया है अच्छा ही चल रहा है शेयर बाजार में। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। मैं सारी आसान बातें बताता हूँ। मुश्किल बातों के लिए, मतलब इसलिए मैं एक्सपर्ट को बुला देता हूँ। अब ये मुश्किल सवाल आप में से कौन जवाब देना चाहता है? बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन? देखिए, ऐसा है कि हु इज द बेस्ट क्रिकेटर? There are no answers. And there cannot be any answer. Who is the best fund manager? There cannot be any answer, because different fund manager had to perform in various different market condition. तो आपको क्या करना है? मैं बोल रहा हूँ, आपके घर में आपको घर बनाना है और आपको हफीज कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा है घर बनाने के लिए। आपके बच्चों को क्रिकेट कोचिंग चाहिए तो विराट कोहली तैयार है आपके लिए। आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना तो आईटी के प्रोफेसर तैयार है। ओके, ऐसे 4-5 लोग, मतलब बेस्ट ब्रेन इन रिस्पेक्टिव बिजनेस आर अवेलेबल टू हेल्प यू इन योर इंडिविजुअल लाइफ। बिल्कुल वही हालत म्यूचुअल फंड का है। द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया इज अवेलेबल टू योर 2% कॉस्ट।
लेकिन उसमें दी बेस्ट कौन है? नोबडी हैज डन। एक चीज मैं बता दूं, इसलिए नहीं, SBI और कोटक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, बाकी भी अच्छे हैं। और वो सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं, मैं बता दूं, आपने कहा कि आप मुझे रोज देखते हैं, तो एक चीज बता दूं, इसलिए नहीं कि हमारे पैनल पे बैठे हैं नीलेश भाई या फिर नवनीत जी, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन दोनों के फंड में है। ये मैं बता देता हूँ, डिस्क्लेमर समझ ले, डिस्क्लोजर समझ ले। तो बेसिकली आपको अच्छे फंड चुनने और उसका एक पोर्टफोलियो हो सकता है। किसी साल नवनीत जी का फंड ज्यादा अच्छा करे, किसी साल नीलेश भाई का ज्यादा अच्छा करे, तो 4-5 अच्छे फंड्स आप चुनकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए हम कहते हैं कि बेस्ट कुछ नहीं है, 4 या 5 का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो वैसा कर लें, ज्यादा बढ़िया। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए, वक्त अभी खत्म हो रहा है और हम और भी आपके सवाल थोड़े से ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतरीन आपने लोगों को समझाने की कोशिश की कि क्यों उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में अपना पहला कदम उठाना चाहिए और क्यों जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे हटकर देखने, सुनने, समझने की आपको जरूरत है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त हैं, साथ ही देश भर में जो लोग हमें देख रहे हैं, और ट्विटर पर भी पहला कदम हैशटैग के साथ काफी ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है। फेसबुक पर हम लाइव थे। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि पहला कदम के 2 सीजन में आपने जो हमें प्यार और जो हमारा साथ दिया, वैसे ही आगे CNBC आवाज के साथ आपका बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।